हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानमेट लर्नर्स। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिनोमियल 06 लेके आया हूँ, जिसमें आपको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म सिखाऊंगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। इनफैक्ट जब मैं अपने टाइम में था 10th क्लास में, तब मेरे को पॉलिनोमियल में अगर कन्फ्यूज़न आया था तो यहीं आया था। तो आज हम जब पढ़ेंगे दैट इज़ स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स। अगर कोई तुमको पॉलिनोमियल दिया है, उसके मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है वो आज हम पढ़ेंगे। देखो, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ। इसमें कुछ मैं रूल्स लिखा दूंगा, उसको तुमको ध्यान से पढ़ना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है क्वेश्चन में। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, स्प्लिटिंग का मतलब क्या है। स्प्लिटिंग से पहले एक क्वेश्चन ले लो, छोटा सा नॉर्मल सा कर लो। फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब इसको फैक्टराइज करना तो बच्चों का खेल है। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला सबको पता ही होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 4, यहाँ पे क्योंकि ए की जगह 4 है और यहाँ पे एक्स माइनस 4। तो देखो ये फैक्टर्स बन गए इसके। तो चीज़ तो असल में है कि फैक्टर्स बनाना है तुमको, स्प्लिट करके मिडिल टर्म को उसको दो फैक्टर में तोड़ना है। कोई भी टर्म को स्प्लिट करके उसको दो फैक्टर में तोड़ना है। जैसे चलो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं रूल्स ले लेते हैं इसके। यहाँ पे रूल्स मैं लिखा दे रहा हूँ, जो आप बाय हार्ट कर लो। बाय हार्ट क्या करोगे, इसको ही इम्प्लीमेंट करना है। देखो रूल्स फॉर स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिडिल फिंगर नहीं ना, मिडिल टर्म। आजकल बहुत पॉपुलर हो गई है बच्चों में मिडिल फिंगर। वो नहीं है, ठीक है ना, जो समझ रहे हो। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म करने के लिए मान लो तुम्हारे पास कोई एक जनरल टर्म लिखा हुआ है। मान लो कोई भी एक टर्म लिखा है जनरल, कोई भी रैंडम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखो यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ़र्क क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम इक्वल टू 0 नहीं लिखते हैं। अगर मैं इसी के आगे अगर इक्वल टू 0 लगा दूँ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो पहला रूल है कि स्प्लिट द मिडिल टर्म, जो इसका मिडिल टर्म कौन सा है, बीच वाला टर्म, एस पी एल है। मैं इनके चेंज कर लूँ एक बार यार, एस पी, ये भी स्प्लिट द मिडिल टर्म सच दैट ऑन एडिशन और सब्ट्रैक्शन we should get the same मिडिल टर्म। जो तुम्हारा मिडिल टर्म है इसमें बी, उसको इस तरीके से स्प्लिट करो। स्प्लिट किस में करोगे वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। उसको इस तरीके से स्प्लिट करो कि तुम्हें जोड़ने और घटाने पे ये बीच वाला टर्म मिले, और एंड ऑन मल्टीप्लिकेशन you should get ए सी, मतलब कि ए और सी का मल्टीप्लाई करने पे जिस टर्म में तुम ब्रेक करोगे, अगर उसको तुम मल्टीप्लाई करते हो तुमको ए और सी मिलेगा। मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट टर्म। क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट टर्म। देखो सुनो, इसका रूल क्या है। अगर मैं कोई जनरल टर्म लिखता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए लिया है क्योंकि तुम्हारा जो मैक्सिमम सिलेबस है, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे बोर्ड का ही ले सकते हो यार, अभी तो बोर्ड का हो, तो उसमें मैक्सिमम तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। सीजी स्टेट बोर्ड में तो यही आएगा, लेकिन जो तुम्हारा जो सीबीएसई स्टेट बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड्स होते हैं, उसमें पावर बढ़ सकती है। तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, तो इसमें स्प्लिट करना है मिडिल टर्म, ये जो बीच वाला टर्म है तुम्हारा, उसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि तुम उसको जोड़ो और घटाओ तो तुमको सेम टर्म मिले। जैसे बी एक्स को मान लो तुमने स्प्लिट कर दिया 2bx, मान लो तुमने bx को स्प्लिट कर दिया 2bx माइनस bx। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो क्या मिलेगा तुमको, सब्ट्रैक्ट करोगे तो bx मिल गया तुमको वापस। तो स्प्लिट कुछ यूज तरीके से करना है कि तुम उसको जोड़ो या घटाओ तो तुमको वही टर्म मिल जाए। और जब तुम उन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें a इंटू सी मिले, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ a इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x मिले। तो चलिए आते हैं सीधा क्वेश्चन पे।
सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। इंक चेंज कर लूँ मैं, क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि मान लो फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसको कैसे फैक्टराइज करोगे? मैं तो देख के ही कर दूंगा। इसको कैसे करूँगा मैं? इसको देख के इसको ऐसे कर सकते हो, 3 2 जा 6 होता है, 3x प्लस 2x प्लस 6। देखो अब अगर तुम इसको जोड़ दोगे तो क्या 5x नहीं मिल जाएगा? 3x प्लस 2x कितना होता है? 3x प्लस 2x कितना होता है? 5x होता है। और इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, जब इसके कोएफिशिएंट को, दोनों कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाइड बाई ये मिल जाएगा। तो इसका x, इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है? 3, इसमें x का कोएफिशिएंट है 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको 6 मिलेगा। और देखो यहाँ से तुम्हारे लिए a ये है और यहाँ से c ये है और a ये है। तो देखो सेम वही चीज़ है। जब इसको इसमें देखो तुम्हारे लिए a क्या है? a तुम्हारे लिए 1 है, a इंटू सी मिलना चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके a इंटू सी मिलना चाहिए। तो तुम्हारे लिए a यहाँ पे क्या है? 1 और c क्या है यहाँ पे? 6। तो देखो 6 मिल गया, तो फैक्टराइज हो गया। तो यहाँ से अगर x कॉमन निकाल दूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर में से x बाहर निकल गया तो x, और यहाँ से 3x में से x बाहर निकल गया तो यहाँ से 3 बन गया। यहाँ से देखो 2 कॉमन निकाल दो। जो फैक्टर तुम यहाँ बना रहे हो ना वही तुमको यहाँ बनाना है। जो फैक्टर तुम यहाँ बना रहे हो वही तुमको यहाँ बनाना है। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो। तो यहाँ से 2x में से 2 कॉमन निकल गया तो x बचा, और 2 3 जा 6 होता है तो यहाँ पे ये आ गया। अब इन दोनों में से जब ये जो पूरा टर्म आया उसमें से देखो x प्लस 3 कॉमन है, तो यहाँ से x प्लस 3 कॉमन निकल गया। तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे x बचा और यहाँ पे प्लस 2 बचा। तो ये फैक्टराइज हो गया, x प्लस 3 और x प्लस 2। देखो मैंने तो सोच लिया 3 2 जा 6, लेकिन तुम कैसे सोचोगे? तो एक काम करो, जो तुम्हारा c है ना, तो तुम्हारा ये चीज़ है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो ये क्या हो गया? 6 इंटू 1 6। ये है क्या? ये चीज़ समझ लो, कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। क्या बोला मैं? यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है उसको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 6 था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था? 1 था। तो इसको मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर क्या आ गया? 6। अब 6 को फैक्टराइज करो, 6 को फैक्टराइज करो। तो ये 2 बार में, और यहाँ से ये 3 और ये कट गया। देखो मिल गया तो टर्म 2 3 जा 6 मिल गया तुमको, और 2x प्लस 3x तुमको क्या मिल गया? 5x। देखो समझ आया? ये हैक था इसका। जिसको ये चीज़ समझ नहीं आई मैंने कैसे स्प्लिट किया, तो मैंने क्या बोला? कांस्टेंट टर्म उठाओ और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। जो आंसर आता है उसको फैक्टराइज करो। उसको फैक्टराइज करोगे तो तुमको कुछ ना कुछ 2 टर्म्स मिल जाएंगे, जिसको तुम जोड़ोगे या घटाओगे तो ये तुमको 5x बनता हुआ दिखेगा, और जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 6x स्क्वायर बनेगा। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाए मेरे को, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन मिले। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो देखो रूल वही है। रूल है क्या है? कांस्टेंट टर्म को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? विथ साइन कर सकते हो, विथ साइन, बिना विथ साइन भी कर सकते हो। चलो तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या है? 12 है। विथ साइन मत ही करो, वो तो तुम सोच लोगे, मेरे को मालूम है। तो देखो कांस्टेंट टर्म को विदाउट साइन उठाओ, मतलब कांस्टेंट टर्म को हमेशा पॉजिटिव उठाओ। तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या है? 12। इसको मल्टीप्लाई करो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1। 12 1 जा 12, ठीक है। 12 1 जा 12 मिल गया। अब इस 12 को फैक्टराइज करो। 12 को फैक्टराइज कैसे करोगे? 2 से करोगे तो ये 6 बार में चले जाएगा, फिर ये 2 से कर दोगे तो ये 3 बार में, वहाँ से 3 और ये 1। देखो मिल गया तुमको। 2 इंटू 2 अलग दिख रहा है, 3 अलग दिख रहा है, तो 4 3 जा 12 होता है, 4 3 जा 12 होता है। तो देखो तुमको मिल गया फैक्टर क्या मिला? देखो 2 इंटू 2 4 और यहाँ से इंटू 3। तो देखो 4 इंटू 3 तुम्हारा फैक्टर मिल गया। अब देखो इसको ब्रेक कैसे करोगे? देखो यहाँ पे जो प्लस का साइन है, तो यहाँ पे इस फैक्टर को, जो तुम्हारा फैक्टर आया है, उसको ऐसे ब्रेक करोगे कि उसको जोड़ने या घटाने पर तुम्हारा बीच वाला टर्म मिले, उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाला टर्म मिले। तो देखो 4 प्लस 3 कितना होता है? 4 प्लस 3 कितना होता है? 7 होता है। तो इससे तो बात नहीं बनेगी। अगर मैं 4 माइनस 3 कर दूँ तो तब तो 1 बन जाएगा। तो सही है, बात तो बन गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4x माइनस 3x माइनस 12, ठीक है। अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। यहाँ से x कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से x कॉमन निकल गया तो यहाँ पे x बचा, और यहाँ से 4x में से x कॉमन निकल गया, 4x में से x कॉमन निकल गया तो यहाँ पे 4 बचा। यहाँ से देखो जो टर्म ये बना है ना, वही टर्म यहाँ पे भी तुमको बनाना है। तो देखो क्या करना पड़ेगा? -3 कॉमन निकालो।
-3 कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस, माइनस इंटू देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ से 3x में से 3 बाहर निकल गया तो यहाँ पे x बच गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 4 या 12 होता है तो यहाँ पे 4 आ गया। अब देखो यहाँ से देखो इस टर्म में तुमको x -4 कॉमन दिख रहा है, सॉरी x +4 कॉमन दिख रहा है, तो x +4 कॉमन निकाल लो। यहाँ से x +4 कॉमन निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, -3। देखो फैक्टराइज हो गया, x +4 और x -3 में फैक्टराइज हो गया। चलो एक और क्वेश्चन उठाते हैं, ये क्वेश्चन लेता हूँ मैं, सेम क्वेश्चन है, फैक्टराइज x² -8x + 15। तो इसमें मैंने क्या बोला, यहाँ से कांस्टेंट टर्म उठाओ, उसको कोएफिशिएंट ऑफ x² से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 15 है, इसको कोएफिशिएंट ऑफ x² से मल्टीप्लाई करो। अगर x² के आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब कि 1 है तो इंटू 1 करो, तो यहाँ से 15 आएगा। अब 15 को फैक्टराइज करो। 15 को फैक्टराइज कैसे करोगे, 15 को फैक्टराइज करो, तो 15 को फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा, 5 3 या 15, 3 1 जा 3। देखो फैक्टराइज हो गया, तुमको टर्म मिल गया। अब तुमको इसको जोड़ोगे कि घटाओगे तुमको देखना पड़ेगा। 5 + 3 कितना होता है, 8, और तुमको बनाना कितना है, 8। ठीक है, तुमको बनाना कितना है, -8 बनाना है। ठीक है, तो बात तो बन गई। अगर मैं यहाँ पे -5 और -3 कर देता हूँ तब भी तो -8 आएगा, -3 और -5 और -3 कर देता हूँ तब भी तो -8 आएगा। तो देखो तुमको मिल गया टर्म, x² -5x -3x + 15। तो देखो यहाँ से x कॉमन निकल गया, तो यहाँ से x कॉमन निकल गया, तो यहाँ से देखो यहाँ क्या बचा, x² में से x कॉमन निकल गया तो x, 5x में से x कॉमन निकल गया तो -5 बच गया। अब जो टर्म तुम्हारा यहाँ पे बना है वही टर्म तुमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से -3 कॉमन निकाल लो, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 3x में से 3 बाहर तो यहाँ पे x बचा, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ से 3 5 या 15। अब देखो ये टर्म और ये टर्म आपस में कॉमन है तो ये दोनों अब कॉमन निकल जाएगा। x -5 यहाँ से कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे देखो क्या बचा, x, और यहाँ पे क्या बचा, 3, तो x -3। तो यहाँ पे फैक्टराइज हो गया x -5 और x -3 में। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया लेते हैं, अच्छा लेवल का लेते हैं। देखो 144x² + 24x + 1, इसको तुमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करोगे, इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म 1 है। कांस्टेंट टर्म उठाओ, उसको कोएफिशिएंट ऑफ x² से मल्टीप्लाई कर दो। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 144। यहाँ से 144 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 144। जो आंसर आया उसको फैक्टराइज करो। तो इसको कैसे फैक्टराइज करोगे, 144। ठीक है, तो ये 2 बार में करते हैं पहले, तो ये 7 हो जाएगा, और ये 2, यहाँ से फिर से 2 बार में 2 से करोगे तो 36 बनेगा, यहाँ से फिर से 2 से करोगे तो 18 बनेगा, यहाँ से फिर से 2 से करोगे 9, यहाँ से 3, और यहाँ से 3, और यहाँ से 3। ठीक है, 3 1 जा 3। फैक्टराइजेशन तो आता होगा तुमको, मैं उम्मीद कर सकता हूँ इतना। अब देखो, अब सुनो मेरी बात, अब इसको कैसे फैक्टर्स में ब्रेक करोगे। अब मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, मेरे को पता है 12, इसको मैं ब्रेक करूँगा तो तुमको एक चीज़ शायद याद होगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ठीक है, और यदि मैं 12 + 12 कर देता हूँ तो मेरे को 24 मिलेगा, और मेरे को 24 तो यहाँ पे भी चाहिए। तो देखो टर्म्स मिल गए तुमको, लेकिन यहाँ से कैसे सोचोगे, ये तो तुमने यहाँ सोच लिया ना, क्योंकि देखो तुमको 144 जैसे दिखा तो तुम्हें वो तो पता है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। अगर मैं 12 + 12 कर देता हूँ तो मेरा आंसर 24 आएगा, तो मेरे को यहाँ पे 24 बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे कैसे सोचोगे, देखो यहाँ पे देखो ये टर्म बीच की उठाओ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एक टर्म मिल गया तुमको। अब जो बचा है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। ठीक है, 12 12 मिल गया। अब देखो 12 + 12 कर दोगे 24 मिलेगा, और वही चाहिए था अपन को। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हो, 144x² + 12x + 12x + 1। अब देखो यहाँ से 12 कॉमन निकल जाएगा, और साथ में x भी कॉमन है यहाँ से, तो यहाँ से 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो यहाँ पे 12 बचेगा, और यहाँ से x² से x कॉमन निकल गया तो यहाँ पे x बच गया, और यहाँ से 12x निकल के यहाँ पे क्या बन गया, 1 बन गया। और देखो यहाँ पे तो वही चीज़ सेम लिखी हुई है, तो यहाँ से 1 कॉमन निकाल देते हैं। तो यहाँ से 1 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x + 1। तो देखो इन दोनों में 12x + 1 कॉमन हो गया, तो 12x + 1 एक फैक्टर बन गया, और यहाँ से 12x + 1 निकलने के बाद यहाँ पे क्या बच गया, 12x, और यहाँ पे क्या बच गया, 1। तो देखो ये इसका फैक्टर्स बन गए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है t² - 4t - 21। इसको भी तुमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है।
तो मैंने क्या बोला, यहाँ से कोई कांस्टेंट टर्म उठाओ, कांस्टेंट टर्म क्या है 21, यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर है चाहे एक्स स्क्वायर रहे चाहे वाई स्क्वायर रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर उठाओ, वहाँ पे एक्स स्क्वायर था इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उठा रहे थे, यहाँ पे टी स्क्वायर है इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर उठाओगे, यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर उठाओगे, इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आया 21। अब 21 को फैक्टराइज कर दो, 21 को फैक्टराइज कैसे करोगे, 3 7 जा 21, यहाँ से 7 से बन जाएगा, तो देखो बन गया, तुमको 2 फैक्टर्स मिल गए। अब इसको ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है वो देखना पड़ेगा, तुम इसको ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे कि तुमको -4t मिल जाए, तो देखो 7 - 3 कितना होता है, 4 होता है, तो देखो मिल गया तुमको फैक्टर, तो यहाँ से टी स्क्वायर। और देखो इसमें अब तुम किसके सामने माइनस लगाओगे, बड़े नंबर के सामने माइनस लगाओगे तभी तो यहाँ पे -4t बनेगा, तो यहाँ से -7t आ जाएगा और यहाँ से +3t आ जाएगा और ये -21, ठीक है। यहाँ से t कॉमन निकल गया, तो यहाँ से t कॉमन निकल गया तो यहाँ पे t - 7 बचा, यहाँ से देखो 3 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे सिर्फ t बच गया और 7 3 जा 21 होता है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में ये t - 7 कॉमन है तो t - 7 कॉमन निकाल दो, तो अब t - 7 यहाँ से कॉमन निकल गया तो यहाँ पे क्या बच गया t और प्लस यहाँ पे 3 बच गया, तो ये देखो फैक्टराइज हो गया। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन है फैक्टराइज 6x² - 7x - 3। अब देखो वही चीज़ करना है, यहाँ से कांस्टेंट टर्म उठाओ, कांस्टेंट टर्म क्या है 3, और यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ x² उठाओ, यहाँ से कांस्टेंट टर्म उठाओ, यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ x² उठाओ, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है 6, इसको मल्टीप्लाई करो 18 आएगा, जो 18 आया है उसको फैक्टराइज कर दो, 18 को फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा 3 6 या 18, या फिर 2 से करो, पहले 2 से करते हैं, देखो 2 से करोगे 9 आएगा, फिर 3 से करोगे 3 आएगा, फिर 3 1 जा 3, देखो मिल गया तुमको, मिल गया कि नहीं, मिल गया, बिल्कुल मिल गया। देखो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 9, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा 9, और 9 में से अगर -2 कर दोगे तो यहाँ से 7 नहीं बन जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन चाहिए तो इसलिए तुमको बड़े नंबर के सामने माइनस लेना पड़ेगा और छोटे नंबर के सामने प्लस लेना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे -7 बन गया। क्या करना है, यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ x² उठाओ, यहाँ से कांस्टेंट टर्म उठाओ, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करोगे तो कुछ ऐसा फैक्टर बनाओ जिसको जोड़ने या घटाने पे मिडिल वाला टर्म बन जाए। तो मैंने क्या, देखो यहाँ पे एक बार फिर से देखो क्या करना है, यहाँ से कांस्टेंट टर्म उठाओ, यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ x² उठाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 18 आएगा, 18 के फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, 18 का फैक्टर क्या आ जाएगा 2 × 3 × 3। अब जो फैक्टर्स आए हैं उसको इस तरीके से तोड़ो, कि तुमको जोड़ने या घटाने पर मिडिल वाला टर्म मिल जाए। तो देखो अगर मैं -9 + 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पे -7 जनरेट हो जाएगा, मतलब मेरे को जो चाहिए था, जो चीज़ चाहिए थी, देखो -9 + 2 कर दूँगा -7, तो मेरे को यहाँ पे भी तो -7 चाहिए, तो देखो मेरे को फैक्टर मिल गया, क्या फैक्टर मिला -9 + 2, तो देखो इसको ऐसे लिख देगा 6x² - 9x + 2x - 3। अब देखो -9x + 2x 7x बनेगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो बाहर वाला टर्म बन जाएगा -9x + 2x, इसको अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा 18x² - 18x² बन जाएगा, जो मेरे को चाहिए। तो अब देखो यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है और साथ में x कॉमन है, तो यहाँ पे 3x निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2x, और यहाँ से 3x बाहर निकल गया तो यहाँ पे -3 बन गया। जो यहाँ पे बना है उसको तुम यहाँ पे भी बनाओ, यहाँ प्लस है उसको उतार दो, जो यहाँ बना है उसको यहाँ पे भी तुमको बनाना पड़ेगा, तो मतलब इसका मल्टीपल क्या है 1 है, 2x - 3। अब देखो ये दोनों टर्म कॉमन हो गए, तो 2x - 3 यहाँ से कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे क्या बच गया 3x बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया 1, तो देखो फैक्टराइज हो गया, ये 2x - 3 और 3x + 1 में फैक्टराइज हो गया। चलो एक ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही धांसू है, बहुत धांसू क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं। देखो 3y² + 9y + 6√3। अब इसको तुमको फैक्टराइज करना है, इसको कैसे करोगे, देखो वही रूल है, यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या है 6√3, और यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ y² क्या है, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ द क्वाड्रेटिक क्या है √3। तो इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, √3 × √3 क्या होता है 3 होता है, तो 6 × 3 क्या हो जाएगा 18। अब देखो ये √3 × √3 3 क्यों होता है, मैं उसको यहाँ पे बता रहा हूँ, √3 × √3 3 क्यों होता है ये मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे आओ, देखो √x को क्या लिख सकते हो x की पावर 1/2, तो √3 को क्या लिख सकते हो 3 की पावर 1/2, तो 3 की पावर 1/2 × 3 की पावर 1/2 है। तो देखो अपन को ने रूल पढ़ा है x की पावर m × x की पावर n क्या होता है
एक्स की पावर m प्लस n होता है, तो 3 की पावर हाफ प्लस यहाँ से हाफ, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2/2, तो यहाँ से क्या बन गया 3 बन गया, 3 बन गया ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि √3 × √3 3 क्यों होता है, तो ये तुम प्रूफ दे सकते हो उसको। अब देखो जो तुम्हारा आंसर है उसको फैक्टराइज कर दो। 18 को तुम फैक्टराइज करोगे तो कैसे करोगे, देखो 2 9 जा 18, ठीक है 2 9 जा 18 हुआ, और यहाँ से 3 ले लो, ये फिर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ से ये 3 का फैक्टर बन के ये बन जाएगा। अब देखो मेरे को ये जो फैक्टर्स आए हैं मेरे 2 × 3 × 3, इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि मैं उन इस तरीके से दो टर्म में मेरे को ब्रेक करना है कि वो टर्म को मैं जोड़ूं या घटाऊं तो मेरे को ये मिडिल टर्म मिल जाए। ये जो फैक्टर्स आए हैं उससे मेरे को दो टर्म बनाने हैं, और उस दो टर्म को मेरे को ऐसे जोड़ना है या घटाना है कि मेरा मिडिल टर्म बन जाए। तो मेरा मिडिल टर्म क्या है 9y है, 9y। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 6 + 3 कर दूँ तो 9 बनता है, और मेरे को यहाँ पे 9 चाहिए, तो देखो मेरे को फैक्टर मिल गया 6 और यहाँ से 3 मिल गया। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, √3y प्लस 6y प्लस 3y प्लस 6√3, चलेगा ना, ये तो मैं लिख ही सकता हूँ। देखो इन दोनों को ऐड करूँगा तो क्या आएगा 6y प्लस 3y क्या आएगा 9y आएगा, और जैसे मैंने रूल में बताया था कि अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों टर्म आ जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, ये दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। कैसे, देखो 6y × 3y क्या होता है 18y² होता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये जब मैंने बीच वाले टर्म को मल्टीप्लाई किया तो मेरा 18y² आंसर आया। अगर ये मैं बाहर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करूँगा तब भी मेरा आंसर सेम आएगा। देखो 6√3 × √3y², तो देखो ये √3 × √3 क्या बन गया 3, 6 × 3y², 6 × 3y² बना, दैट इज़ 18y² बन गया, 18y² बन गया। तो अब देखो अब इसमें से कॉमन कैसे निकलेगा वो तुम्हारे लिए दुविधा हो सकती है भाई, तो ब्रेक कैसे करेंगे वो तुम्हारे लिए दुविधा हो सकती है। मैंने एक फ्रेश पेज ले लिया क्योंकि उसमें कचड़ा ज़्यादा हो गया था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो √3y², अब देखो प्लस 6y को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 3y लिख दूंगा, कोई दिक्कत है। 6y को क्या लिख सकता हूँ 2 × 3y, और यहाँ से देखो यहाँ से तुमको कॉमन निकलता हुआ 3 दिख रहा है क्या, यहाँ से 3 तुमको कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से 3 अगर मैं कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे y बच जाएगा, और यहाँ से 3 × 2 = 6 होता है, तो यहाँ से 2 बन गया, और यहाँ से √3 ऐसे ही रह गया। देखो एक बार फिर समझो, यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ से अगर 3 कॉमन निकल गया, इन दोनों टर्म्स में से अगर 3 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे सिर्फ y बच गया, और यहाँ से क्या देखो 3 × 2 = 6 होता है, तो 3 तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पे 2 बचा, और √3 तो एज इट इज़ है। अब देखो जो ये टर्म बना है ना वही टर्म तुमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, यही जो ये टर्म बना है वही टर्म तुमको यहाँ पे कॉमन निकाल के बनाना पड़ेगा। तो तुम कैसे बनाओगे, देखो √3y² को एज इट इज़ लिखो, 2 × अगर देखो √3 × √3 क्या होता है, √3 × √3 क्या होता है 3 होता है, तो यहाँ पे भी मैं वही करूँगा, 2 × देखो जो 3 है उसको मैं ऐसे लिख दूंगा √3 × √3y प्लस, ये तो ऐसे ही है, ये तो हमारा एक फैक्टर आ ही गया y प्लस 2√3। अब देखो यहाँ से देखो √3 दोनों में कॉमन है कि नहीं है, √3 दोनों में कॉमन है, तो √3 कॉमन निकाल देते हैं, साथ में y भी तो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से √3y कॉमन निकाल देते हैं। तो देखो यहाँ से अगर √3y कॉमन निकल गया तो यहाँ पे सिर्फ y बचा, और यहाँ से यदि ये √3 यहाँ उठ के आ गया, √3y अगर यहाँ उठ के आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया 2√3। देखो यहाँ पे √3 कॉमन, यहाँ पे भी √3 कॉमन, यहाँ पे y² है, यहाँ पे y है, तो y दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से मैंने √3y कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से देखो √3y कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे सिर्फ y बचा, और यहाँ से देखो ये वाली क्वांटिटी जब पूरी बाहर निकल गई, जब ये क्वांटिटी है वो अगर पूरी बाहर निकल गई, ये क्वांटिटी जो है वो अगर पूरी बाहर निकल गई तो ये बचा ना सिर्फ, तो जब ये बचा तो इसको एज इट इज़ उतार दो, प्लस यहाँ पे देखो 3 × y प्लस 2√3। तो अब देखो ये दोनों टर्म आपस में कॉमन हो गए, तो इन दोनों को कॉमन आउट कर देते हैं, तो y प्लस 2√3 अगर मैं कॉमन आउट कर दूंगा तो यहाँ से देखो क्या बचेगा √3 बचेगा, √3y बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 3 बचेगा। तो देखो ये तुम्हारे फैक्टर्स हैं। चलो रूट वाले एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये मैं अपनी सर की बुक से उठा रहा हूँ जिनसे मैंने खुद पढ़ाई की थी। कैमरा ब्लर हो रहा है क्या भाई, क्लियर हुआ अब, ठीक है। अब देखो ये जो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ ये मैं अपनी सर की बुक से, सर के द्वारा लिखी हुई बुक से उठा रहा हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, √3y² प्लस 11y प्लस 6√3। अब देखो बात तो वही है, यहाँ से कांस्टेंट टर्म उठाओ और उसको कोएफिशिएंट ऑफ y² से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या है 6√3, इसको कोएफिशिएंट ऑफ y से मल्टीप्लाई कर दो, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है यहाँ पे 3, तो देखो फिर से ये 18 आएगा,
क्योंकि अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। ये 18 आया, अब 18 को फैक्टराइज कर दो। 18 को फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18, ठीक है। और यहाँ से 3 बार में ये गया, 3 बार में ये गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुमको फैक्टर्स क्या मिल गए इसके, 3 × 3 × 2। अब इसको मेरे को इस फैक्टर से मेरे को दो टर्म ऐसे बनाने हैं जिसको मेरे को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये मिडिल वाला टर्म मिल जाए। मिडिल वाला टर्म क्या है, 11y। तो देखो यहाँ से मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, 9 + 2, 9 + 2 क्या होता है, 11 होता है। देखो 11 मिल गया मेरे को, जो बीच का जो दो टर्म जिसमें मेरे को स्प्लिट करना है वो मेरे को मिल गया, दैट इज़ 9 और 2। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, √3y प्लस इसको 9y लिख दूंगा, प्लस यहाँ से 2y लिख दूंगा, प्लस यहाँ से 6√3 लिख दूंगा। देखो यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कुछ कॉमन है भी कि नहीं। तो एक काम करते हैं, इस टर्म पे फोकस करते हैं, इसको एज इट इज़ उतारो, √3y। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 9y। और देखो यहाँ से जो है, देखो 2 कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से अगर 2 कॉमन निकाल दूंगा तो यहाँ पे सिर्फ y बच जाएगा। और यहाँ से 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ पे ये 6 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा। तो ये 3 एज इट इज़ यहाँ बच गया, और यहाँ पे √3 भी तो बचा है, तो 3√3। तो देखो अब जो यहाँ पे जो तुम्हारा ये टर्म बना है ना, उसको तुम इन दोनों में भी बनाओ। जो तुम्हारा यहाँ पे टर्म बना है उसको इन दोनों में भी बनाओ। तो देखो इसको क्या कर सकते हो, √3y। अब देखो 9 को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 लिख सकता हूँ, 3 × 3y लिख दूंगा। और ये तो तुम्हारा एक फैक्टर आ ही गया यहाँ से, y + 3√3, ठीक है। अब √3y को एज इट इज़ रहने देते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मेरा वो है, दैट इज़ मेरा जो 3 है, उसको मैं फर्दर √3 × √3 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं यार, बिल्कुल। देखो √3 × √3 किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 को √3 × √3 लिख दिया, प्लस 2 × y + 3√3। अब देखो यहाँ से देखो √3y² है ना यार, ये √3y² है, करेक्शन देख लो। अब देखो यहाँ से क्या, देखो कॉमन क्या है इनमें से, देखो √3 कॉमन है, साथ में y भी तो कॉमन है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से √3y कॉमन निकाल लेते हैं। जब यहाँ से √3y कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ y बच जाएगा। और यहाँ से देखो, यहाँ से ये √3y अगर कॉमन आउट हो गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बच गया, 3√3, यही तो बच गया ना। तो इसको नीचे उतार दो, 3√3 और प्लस तो ये तो चल ही रहा है, 2 × y + 3√3। अब देखो ये दोनों टर्म आपस में कॉमन हो गए, ये दोनों टर्म आपस में कॉमन हो गए। तो देखो इसको कॉमन आउट कर दो, तो y + 3√3 अगर यहाँ से कॉमन निकल गया तो देखो यहाँ पे क्या बच गया, √3y, और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस का 2। तो ये तुम्हारे फैक्टर्स हैं। तो गाइस आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। होप करता हूँ कि आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म समझ में आया हो। अगर नहीं आया तो मेरे को बोलना, मैं एक वीडियो और कर दूँगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो बच्चे सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो अगला लेक्चर होगा वो लास्ट होगा, लेकिन जो बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं उनके लिए मैं और वीडियोस इसमें ऐड करूँगा। और वो वीडियोस मैं कब ऐड करूँगा, वो वीडियोस मैं 1-2 चैप्टर और आगे पढ़ाने के बाद ऐड करूँगा। जैसे कि जो तुम्हारे 11th में, जैसे तुम जेईई वगैरह की तैयारी करोगे तो तुमको ग्राफ्स पढ़ने पड़ेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ्स पढ़ने पड़ेंगे, वो मैं एक कंटेंट ऐड कर दूँगा इसमें। प्लस अगर तुमको मान लो और भी कुछ ऐड करूँगा, लेकिन पक्के से ऐड करूँगा और तुमको बता दूंगा। तो फाइनली लेक्चर ख़त्म करते हैं। होप करता हूँ जो मैंने आपको बताया वो समझ आया हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।